नमस्कार साथियों, स्टडी स्किल सेंटर कोचिंग एकेडमी नरेश चौक सुंदर नगर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों एक नई मॉक टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 1087 का जो आपका एग्ज़ाम है, तो उसी से संबंधित आपकी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ रहेगी। तो आज इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का आज हम पहला मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 52 क्वेश्चन का ही आपका पहला मॉक टेस्ट रहेगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए जो मैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर आऊँगा दोस्तों, ये आपके पूरे जो एग्ज़ाम का आपका पैटर्न रहता है, किसी तरह से आपके जो प्रीवियस ईयर के भी एग्ज़ाम हो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के, तो उसको और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पूरे पैटर्न को फॉलो किया गया है। किस तरह से क्वेश्चन आपसे पहले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मॉक टेस्ट जो है ज़रूर पसंद आएगा और आपकी तैयारियों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे पहले एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल और प्रोसेस सर्वर की हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, तो उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज़। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अपना जो स्कोर है वो भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये फर्स्ट मॉक टेस्ट दोस्तों एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा दोस्तों वो है, बियॉन्ड फरक्का द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इन टू बांग्लादेश बाय विच नेम, यानी फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन आपका ये बनता है वो है कि गंगा की जो मुख्य धारा यानी जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में उसे किस नाम से जो बहती है, यानी किस नाम से उसे जाना जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जो है दिए गए हैं, वो है भागीरथी, मेघना, सोन और आपका जो ऑप्शन डी है वो है पद्मा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, पद्मा होगा इसका सही आंसर, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा और जो आपके ऑप्शन है भागीरथी, मेघना और सोन, उनके बारे में आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भागीरथी जो आपकी नदी है ये आपकी गौमुख यानी गंगोत्री से इसका उद्गम स्थान है। दोस्तों भागीरथी जो आपकी नदी है आगे चलकर इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। वो कब जाना जाता है, जब देवप्रयाग यानी देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी में जब अलकनंदा नाम की एक नदी मिलती है, तो भागीरथी अलकनंदा का संगम जब देवप्रयाग में होता है तो उसी संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद ये मेघना जो है दोस्तों, मेघना जो आपका नाम है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र है वो भी भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा भी भारत को छोड़कर बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। जब गंगा नदी और आपकी भागीरथी नदी ये बांग्लादेश में जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो उन दोनों के संगम को ही मेघना के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी जो आपकी ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदी है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में आपकी जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन जो आपका वो है सोन नदी। सोन नदी ये भी एक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से ये सोन नदी का आपका उद्गम होता है। तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन राजस्थान इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ डे इन जून, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ डे इन जून इन राजस्थान। तो उसमें जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है। तो इसका जो आपके पास चार ऑप्शन है, बाड़मेर, जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर आपका सही आंसर रहेगा। तो राजस्थान में जो आपका जयपुर जो सिटी है वो वहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर जो है दोस्तों नोट किया गया वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान में जो है आपका रिकॉर्ड किया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की जलवायु की, तो राजस्थान में जो आपकी जलवायु है बिल्कुल एक शुष्क जो है आपकी जलवायु है, शुष्क वातावरण है। और ख़ास बात दोस्तों यह है कि भारत में सबसे अधिक जो दैनिक तापांतर भी जो देखा गया है वो
आपका जैसलमेर जो आपका राजस्थान का जिला है, तो जैसलमेर यानी राजस्थान में दैनिक तापांतर भी जो है सबसे ज़्यादा देखने को आपका मिलता है। दैनिक तापांतर का अर्थ हुआ दोस्तों दिन और रात के तापमान में जो अंतर, यानी दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि दोस्तों एक आपका मरुस्थलीय आपका ये इलाका है दोस्तों, तो इसी कारण से जो राजस्थान का जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक है पूरे भारत में। उसमें भी अगर देखा जाए तो जैसलमेर वाला जो आपका जिला है वहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर भारत में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है विच ऑयल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड, यानी कौन सी मृदा, विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, यानी कि कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, यानी आपकी जो कौन सी मिट्टी है वो आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, वो है लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, लैटेराइट जो आपकी मिट्टी है, यानी लाल मिट्टी, यानी लैटराइट मिट्टी जो है आपकी, इसमें आपका आयरन और एल्यूमिनियम जो आपके यौगिक हैं ये इससे समृद्ध होती है, यानी आयरन और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में इसमें लैटराइट मिट्टी यानी लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। दोस्तों लाल मिट्टी यानी लैटराइट मिट्टी का जो रंग दोस्तों ये लाल होता है, ये किस कारण से होता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड जो इसमें होते हैं दोस्तों, क्योंकि आयरन की मात्रा इसमें जो है अधिक होती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण लैटराइट मिट्टी यानी लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। अगर भारत में हम बात करें तो भारत में लैटराइट मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो उसके अलावा तमिलनाडु आपका हो गया, केरला हो गया, यानी आपका जो आपका कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यानी जो हमारा साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहाँ लैटराइट यानी लाल मिट्टी की दोस्तों जो है अधिकतर ये पाई जाती है। जो भी सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी कर्नाटका में पाई जाती है। दोस्तों बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को है जो आपका रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका जो आपका महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया है वहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों पीली मिट्टी और उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी भारत में, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी भी अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा है तो वो भी जलोढ़ मिट्टी, यानी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी दोस्तों ये आपकी जलोढ़ मिट्टी, ये 2 प्रकार की होती है, यानी एक होती है खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो होती है दोस्तों आपकी नई जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और नदियों के द्वारा जो नई बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। दोस्तों जो खादर जलोढ़ मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, और जो बांगर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है। यानी हमारा जो गंगा के जो मैदान है दोस्तों वहाँ सर्वाधिक, आपकी उत्तर भारत के गंगा के मैदान है वहाँ सर्वाधिक इस मिट्टी का विस्तार है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जवार माइंस आर फेमस फॉर, यानी जवार खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो ये प्रश्न है जवार खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, सीसा और जस्ता यानी लेड एंड जिंक। तो ऑप्शन बी है आपका वो है लोहा एंड तांबा, ऑप्शन सी है आपका माइका और बॉक्साइट, और ऑप्शन डी है आपका सल्फर और जिप्सम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जवार खाने जो आपकी प्रसिद्ध है, जवार खान जो प्रसिद्ध है आपकी वो है सीसा और जस्ता, यानी कि लेड एंड जिंक। लेड और जिंक के लिए ये आपकी जो जवाहर जो आपकी माइन है वो आपकी फेमस है। दोस्तों ये जवार खदान जो आपकी है दोस्तों ये आपकी राजस्थान जो आपका राज्य है, राजस्थान में ये जवार खान है जो कि सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। और दोस्तों एक बात मैं बताता चलूं कि राजस्थान ही वो राज्य है जहां सीसे और जस्ते का यानी लेड और जिंक का सर्वाधिक उत्पादन भी जो होता है वो आपका राजस्थान में ही होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट
comprise the गांधी सागर डैम, द जवाहर सागर डैम एंड द राणा प्रताप सागर डैम। यानी कि निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, आपका जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, यानी ऐसी कौन सी जो परियोजना है जिसमें आपके ये तीनों बांध दोस्तों उस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, वो है आपका दामोदर घाटी परियोजना, चंबल परियोजना, रिहंद परियोजना या मचकुंड परियोजना। तो इसका आपका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, आपका वो है चंबल परियोजना। ऑप्शन बी चंबल परियोजना इसका आपका सही आंसर रहेगा। तो चंबल परियोजना दोस्तों जो आपकी है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना, जो कि चंबल नदी जो कि गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो उस पर ये जो आपकी बनी है चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। उसी के अंतर्गत ये गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये दोस्तों ये तीनों ही बांध दोस्तों बनाए गए। तो मैं बताता चलूं कि ये गांधी सागर बांध जो आपका है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, और जवाहर सागर बांध ये आपका राजस्थान में स्थित है, और राणा प्रताप सागर बांध ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल परियोजना। तो उसी परियोजना के अंतर्गत ये तीन बड़े महत्वपूर्ण बांध दोस्तों ये बनाए गए हैं। तो बात करता चलूं मैं, और ये तीन परियोजना यहाँ दी गई है। तो इसमें जो आपकी पहली है ये दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों ये झारखंड और आपकी पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, दामोदर नदी पर बनी हुई है दोस्तों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना हमारी है। हाँ दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना आपकी वो है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन सी है रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, और रिहंद नदी पर ये बनी है, रिहंद बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है। तो रिहंद परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में। और लास्ट जो आपका है मचकुंड परियोजना, ये मचकुंड परियोजना आपकी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो आपके राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की एक आपकी संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसकी तरफ चलते हैं, वो है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज, यानी भारत में कॉफी का जो अग्रणी उत्पादक राज्य, यानी कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में जो होता है, आपके पास ऑप्शन है वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका में दोस्तों कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। अगर मैं एक बात करूं विश्व स्तर पर दोस्तों ब्राज़ील में दोस्तों कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है देशों में, और भारत में राज्यों की बात की जाए तो भारत में कर्नाटका में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है किया जाता है। तो ब्राज़ील जो है आपका उसे कहवा का पात्र भी कहा जाता है, यानी कॉफ़ी को कहवा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है विश्व में, तो ब्राज़ील जो है आपका इसे कहवा का पात्र भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन, यानी कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रीति है वो कहाँ संरक्षित की गई है, भारतीय संविधान की मूल प्रीति। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, वो है भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी है आपका संसद भवन में, और ऑप्शन डी है आपका प्रधानमंत्री भवन में। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है दोस्तों संसद भवन, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यानी भारतीय संविधान की जो मूल प्रीति यानी ओरिजिनल जो कॉपी है भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भारत का जो संसद भवन है उसकी जो लाइब्रेरी है, भारत के संसद भवन की लाइब्रेरी में दोस्तों ये जो प्रिजर्व की गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रीति है यानी संसद भवन की लाइब्रेरी में उसको सुरक्षित रखा गया है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो आपकी जो मूल प्रीति है हमारे संविधान की, उसको एक शीशे के गेज में उसको रखा गया और उसमें कौन सी गैस फिल की गई, तो वो है हीलियम गैस का एक गेज है, उसमें हमारे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल कॉपी है, मूल प्रति है, उसको संरक्षित किया गया है यानी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, वो है द वर्ड्स socialist secular were added to the preambles of Indian Constitution by which amendment, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन सी, यानी आपके भारतीय संविधान का जो आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1976 में, 42वां संविधान संशोधन जो आपको हुआ था, तो उसमें प्रस्तावना जो हमारी यानी प्रेम्बल्स हैं उसमें एकमात्र संशोधन, याद रखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जो प्रस्तावना यानी प्रेम्बल्स में अब तक एकमात्र संशोधन जो किया गया है वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। तो इस संशोधन के तहत जो हमारी प्रस्तावना उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो थे आपका समाजवादी शब्द था, एक था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो आपका शब्द था वो था अखंडता। यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारी प्रस्तावना में ये जोड़े गए थे। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 वो है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, यानी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है, ऑप्शन बी है अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है, ऑप्शन सी है किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया जाता है, या ऑप्शन डी है 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब नहीं उसे कहलाएगा जब वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी भारत की नागरिकता है वो दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, यानी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों वो सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है दोस्तों। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 511 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और जो नागरिकता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो है विच ऑफ द बेसिक फैक्टर ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू मेजर नेचुरल रीजन, यानी कि विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने का मूल कारक क्या है। तो जो आपके विश्व के जो आपके प्राकृतिक क्षेत्र को विभाजित करने का मूल कारक क्या है, यानी किस आधार पर आप विश्व में जो प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करते हैं प्राकृतिक तौर पर, वो है आपका ऑप्शन वनस्पति, जलवायु, मिट्टी या निवास स्थान। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, यानी जलवायु, यानी क्लाइमेट के आधार पर दोस्तों हम विश्व में जो प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को दोस्तों विभाजित करते हैं, यानी क्लाइमेट उसका एक मूल कारक आपका दोस्तों जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11, वो है विच का आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 41, और ऑप्शन डी है आपका वो है अनुच्छेद 51A। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है वो कहता है कि राज्य के जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी राज्य के नीति निर्देशक आपके जो तत्व हैं वो न्यायालय में यानी कि परिवर्तनशील नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 आपका है और अनुच्छेद आपका जो 36 से लेकर आपका 51 तक, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है। अनुच्छेद 37 में ऐसा
बोला गया। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने लिए गए आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने ये लिए हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसके आपके पास ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या राज्यसभा। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका लोकसभा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। यानी मंत्री परिषद जो होता है, यानी मंत्री परिषद दोस्तों वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें आपका एक मंत्री डिसमिस ना हो गया, जो पूरा मंत्रिमंडल जो होता है, यानी पूरा मंत्री परिषद जो आता है आपका होता है, वो पूरा का पूरा ही आपका ये डिसमिस हो जाता है। यानी मंत्री परिषद जो है, इसलिए कहते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक तौर रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो है what is the minimum age to become the prime minister of India if he or she is a member of राज्य सभा। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो दोस्तों काफ़ी ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको घुमाया गया है क्वेश्चन को, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, लेकिन साथ ही ये बोला है कि वह यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो है ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 30 ईयर, ऑप्शन सी है आपका 35 और ऑप्शन डी है 45। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी 30 वर्ष दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों साधारण तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ आपके पास राज्यसभा लगा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई अगर व्यक्ति बनता है तो वह राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक सदन का सदस्य होना उसका अनिवार्य है। अगर वो सदस्य नहीं भी है तो उसे राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता पहले लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री जो है एक बनता है दोस्तों। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो वो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी भारत का प्रधानमंत्री बनते समय अगर वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है उस समय तो उसकी आयु जो है लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, वो है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। यानी कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी राज्य विधान परिषद दोस्तों, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका रहेगा वो है सदस्यों का 1/3, यानी सदस्यों का जो विधान परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य, यानी 1/3 जो आपके उसके जो मेंबर है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। दोस्तों विधान परिषद की मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में मात्र 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है काफ़ी बार दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। और मैं बताता चलूँ कि आपके जो राज्य हैं, आपके बिहार हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया आपका, और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका यूपी और आपका तेलंगाना, ये आपके 6 राज्य हैं दोस्तों। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड जो आपका आंध्र प्रदेश है, इन्हीं 6 राज्यों में वर्तमान समय में आपके विधान परिषद हैं। और राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं चुनते हैं। जैसे जिस प्रकार से हमारे दोस्तों अगर हम राज्यसभा को देखते हैं, जिस तरह से राज्यसभा कार्य करते हैं उसी तरह से विधान परिषद भी कार्य करते हैं। यानी इसे उच्च सदन यानी अपर हाउस इसे स्टेट का कहा जाता है विधान परिषद को। जिस तरह से राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है उसी तरह से राज्य में आपका जो विधान परिषद होता है उसे अपर हाउस कहा जाता है, और विधानसभा को लोअर हाउस, यानी जिस तरह से लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वो है द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। तो ये यह अधिकार है। तो आपके पास ऑप्शन है विविध
क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या इसका मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर की बात करते हैं पहले तो वह ऑप्शन डी, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन होती है उसके अंतर्गत ये आता है। दोस्तों आर्टिकल आपका जो संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संबंधित चुनाव में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो उसका निपटारा कर सकता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत, यानी निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सड़कों का रख रखाव, स्वच्छता और जल निकासी प्रदान करना, ऑप्शन सी है कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, और ऑप्शन डी है यह सभी। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है यह सभी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यानी दोस्तों ग्राम पंचायत के जो प्रशासनिक कार्य हैं ये सारे दोस्तों सड़कों का रख रखाव करना और स्वच्छता और जल निकासी प्रदान करना, कब्रगाह यानी शमशान भूमि प्रदान करना, ये सारे ही कार्य ये दोस्तों आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम पंचायतों की अगर बात करूं तो भारत में, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और भारत में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की एक प्रॉपर वे में शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर हम चले दोस्तों तो स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र उसके बाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले की गई थी। और उसके बाद जब आपका ये पंचायती राज अधिनियम यानी आपका एक अमेंडमेंट यानी संवैधानिक दर्जा जब पंचायती राज को प्रदान किया गया था तो वो था आपका 92 यानी 92वां संविधान संशोधन, जो आपका सॉरी दोस्तों ये था आपका 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन जो आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन, तो उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। और उसके बाद 1993 में यानी 1993 में पंचायती राज पूरे भारत में दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और इसके रिलेटेड एक आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना यानी गठन के बारे में बताया गया है, और जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में उसके द्वारा जो है आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 1993 में पंचायती राज पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और उससे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में ये इसकी शुरुआत की गई थी। और जो संविधान की जो आपकी जो अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय जो है इसमें दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज से, यहीं से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो है ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट, यानी कि आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, यानी किस मौलिक अधिकार के अलावा जो और मौलिक अधिकार जो हैं आपके निरस्त किए जा सकते हैं किसी भी, जब आपकी कोई इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान। तो आपके पास ऑप्शन है शस्त्रों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सहचार्य की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी जब भी कोई दोस्तों इमरजेंसी लगती है तो हमारे संविधान में जो इमरजेंसी है 3 प्रकार की इमरजेंसी है दोस्तों, वो है आर्टिकल सबसे पहले 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 यानी 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरह के आपातकाल हमारे संविधान में, और ये दोस्तों आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी के संविधान से ली है। तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि आपातकाल के दौरान दोस्तों जो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंडेड जो है कि यानी निलंबित किए जाते हैं, और इसमें कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो वो आपका
निलंबित नहीं किया जाता है वो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ यानी आपका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल के दौरान जो आपके मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो जो निलंबित नहीं किए जा सकते। तो वो वैसे आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो आर्टिकल आपके ऐसे हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते। तो आर्टिकल 21 जो आपका है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ, ये निरस्त यानी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज यानी भारत का योजना आयोग था यानी भारत का योजना आयोग था वो था संवैधानिक न्याय निकाय, संवैधिक निकाय, कार्यकारी निकाय या गैर संवैधिक निकाय। तो इसका जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर गैर संवैधिक निकाय। गैर संवैधिक निकाय यानी कि इसका जो आपका सही आंसर जो आपका नॉन सेचुरेटरी स्टैच्यूटरी बॉडी, इसका सही आंसर गैर संवैधिक निकाय। तो हमारा योजना आयोग जो था एक गैर संवैधिक निकाय था। योजना आयोग की मैं बात करूं दोस्तों, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसके 1 जनवरी 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को नीति NITI यानी नीति आयोग में दोस्तों इसका जो नाम है वो कन्वर्ट किया गया। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, फिर बाद में योजना आयोग को नीति आयोग में जब परिवर्तन किया तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और योजना आयोग यानी आपका जो एक नीति आयोग है वो गैर संवैधिक निकाय है यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। दोस्तों योजना आयोग यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री यानी वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 वो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हैंडेड यानी कि भारत संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यानी देखिए दोस्तों भारत का संविधान जब बना था तो भारत के संविधान बनने में जब स्टार्टिंग में कुल सदस्यों की संख्या जब निर्धारित की गई थी तो संविधान सभा में 389 यानी 390 जो कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी भारतीय संविधान सभा में। तो उसमें इन सदस्यों की दोस्तों 22 कुल समितियां बनाई गई थी। तो याद रखिए संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, तो उसमें से एक समिति थी आपकी वो थी संघ संविधान समिति। उसके अध्यक्ष के बारे में यहाँ पूछा गया तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। तो उसका जो सही आंसर आपका होगा वो है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो 22 कुल समितियां थी। तो मैं आपको बताता चलूँ जो आपका मूल अधिकार की जो समिति थी मूल अधिकार समिति के यानी प्रांतीय मूल अधिकार समिति और जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल साहब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। और जो आपकी झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो था क्वेश्चन नंबर 20 है वो है विच एक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। तो उसमें जो आपके 4 अधिनियम यानी 3 अधिनियम आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट जो है यानी आधार जो है माना जाता है वो है आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों भारतीय सरकार अधिनियम जो आपका 1935 है उसे ही आपका भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट यानी आधार कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का अगर मैं बात करूं मूल स्रोत की तो भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत था तो यही यानी कि जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था। ये काफ़ी लंबा चौड़ा ये दोस्तों अधिनियम था, इसलिए ये भारतीय संविधान का इसे ब्लूप्रिंट यानी आधार यानी मुख्य स्रोत इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है क्वेश्चन नंबर 21 वो है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका जो आपका सही आंसर है संघ राज्य क्षेत्रों से जो संबंधित भाग है वो है आपका भारतीय संविधान का भाग 8 ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक दोस्तों आपका जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज से ये संबंधित है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज
एनएक्टेड इन विच ईयर, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका लागू हुआ था वो 1956 को, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 1956 को, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका ये दोस्तों लागू हुआ था। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23, वो है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वो है आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ये भारत की जो है 12वीं ये राष्ट्रपति चुने गए थे और भारत की प्रथम महिला ये राष्ट्रपति थी, जो कि 2007 से लेकर 12 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और ऑप्शनों की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन ये थी विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों। ये संविधान सभा की भी सदस्य थी विजय लक्ष्मी पंडित। और दोस्तों आपका जो यूएन था, यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की ये पहली आपकी ये अध्यक्षा थी, राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद जो लीला सेठ ऑप्शन है, ये भारतीय उच्च न्यायालय यानी हमारे जो हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज ये थी लीला सेठ। और उसके बाद जो है ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू, ये वर्तमान में भारत के ये वर्तमान में 15वीं ये राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अब्रॉड ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर वाज, यानी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान दोस्तों विदेश में मृत्यु हुई थी। तो इसका जो सही आंसर, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी विदेशी दौरे के दौरान जो है दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों 1966 में 10 जनवरी, मैं बताता चलूँ आपको कि 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेशी दौरे के दौरान हुई थी। और कौन सा वो विदेशी दौरा था दोस्तों, वो था आपका ताशकंद जो आपका उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद दौरे पर ये गए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे। उसी वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था दोस्तों, उसे ताशकंद समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, याद करिए आप, 1965 में एक युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। तो उस युद्ध के बाद ये समझौता दो देशों के बीच में एक शांति समझौता था। ये 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था ताशकंद समझौता में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय के लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो भुट्टो साहब थे। तो इन दोनों के बीच में ये समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ताशकंद समझौता। तो उस समझौते के ठीक एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु हो गई थी हृदयाघात की वजह से। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वो है द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम, यानी सिक्किम में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, सिक्किम में राज्यसभा की मात्र एक ही सीट है दोस्तों। तो सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें आपकी यूपी में 31 सीटें राज्यसभा की आपकी उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो आपकी सीटें हैं वो आपका कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आपका एक ये सिक्किम हो गया, जैसे आपका मिज़ोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया। तो ये सारे, और नागालैंड, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ राज्यसभा की मात्र एक ही सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीटें 31 उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो सीटें आपकी सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इन राज्यों में एक सीट ही आपकी राज्यसभा की है दोस्तों। राज्यसभा की कुल सीटों की मैं बात करूं तो वर्तमान में 252 यानी 252 टोटल सीट्स जो है राज्यसभा में निर्धारित की गई हैं, यानी लेकिन वर्तमान समय की मैं अगर मैं बात करूं, वर्तमान में 200 आपकी 45 राज्यसभा की सीटें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 26, वो है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जिस स्टेट का जो राज्यपाल चुना जाता है तो उसी राज्य के जो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा राज्यपाल को जो है शपथ दिलाई जाती है। तो आर्टिकल मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 154 144 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है।
तो राज्यपाल जो है राज्य का जो है प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक, और राज्य का मुख्य कार्यकारी और राज्य का जो आपका प्रधान जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 154 में किया गया है। और राज्यपाल को पद की शपथ जो भी दिलाई जाती है तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वो है व्हाइल लेइंग रेलवे ट्रैक्स गैप्स हैव टू बी लेफ्ट बिटवीन सक्सेसिव लेंथ ऑफ रेल्स टू अलाउ फॉर, यानी रेल पटरी बिछाने के दौरान इसके जो पटरियों के बीच अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। यानी रेल पटरियां जब बिछी होती है दोस्तों तो उसके बीच में इस तरह का थोड़ा गैप जो है रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्यों रखा जाता है तो आपके पास ऑप्शन है गर्मी के दौरान संकुचन, घर्षण में वृद्धि, गर्मी के दौरान विस्तार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी है, गर्मी के दौरान विस्तार। यानी दोस्तों थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है रेल की पटरियां हैं जो उसमें जो है दोस्तों विस्तार हो जाता है। तो उसी दौरान उसी के लिए कोई यानी दुर्घटना ना हो जाए या रेल की पटरी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, इसलिए रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ताकि रेल की पटरियां जो है गर्मी की वजह से जब इसमें जब एक्सपेंशन हो जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी ना होकर उसमें जो स्पेस बीच में छोड़ा जाता है। तो इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी गर्मी के दौरान विस्तार होने के कारण जो है रेल की पटरियों के बीच में एक विशेष अंतराल के बीच में थोड़ा सा जो अंतराल छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अ बॉडी मूविंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इज सेड टू, यानी किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड क्या कहलाता है। यानी ध्वनि की गति से अधिक चाल अगर किसी पिंड की है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका आपका सही आंसर, सुपरसोनिक इसे कहा जाता है। तो ध्वनि की गति से अधिक अगर किसी पिंड की गति है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्पेशल मिरर फाइंड हिज इमेज हैविंग वेरी स्मॉल हेड, फैट बॉडी एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, व्हाट आर द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द मिरर रिस्पेक्टिवली, यानी किसी विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है आपका वो बताया गया है कि इसमें कौन सा ये आपके दर्पण प्रयोग हैं। तो इसमें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। एक दर्पण के सामने जब व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो सिर है वो छोटा छोटा एक दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सिर है वो छोटा छोटा दर्पण में उससे सिर का जो प्रतिबिंब है छोटा बन रहा है, और उसका जो बीच वाला भाग है उसका जो प्रतिबिंब है बड़ा बन रहा है, और जो उसकी लेग्स है वो उसकी नॉर्मल साइज की है। तो ये दर्पण कौन सा है तो उसका क्रम हमें मिलाना है दोस्तों। तो बात याद करिए, तो सिर छोटा, यानी कौन सा दर्पण ऐसा जिसमें जो आपका जो आकार है आपको छोटा दिखाई देता है, तो वो है आपका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर रहेगा। तो उत्तल दर्पण में जो आपका बस आकार है वस्तु से छोटी नजर आती है, अवतल दर्पण में जो आपको वस्तु है उस वस्तु के एक्चुअल साइज से बड़ी नजर आती है, और समतल दर्पण में आपकी बिल्कुल उसी साइज की नजर आती है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, उत्तल, अवतल और समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, वो है वॉशिंग सोडा बिहेव इन वाटर एज, यानी वॉशिंग सोडा जो है पानी में किस तरह व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, यानी चार ऑप्शन क्षारक, अम्लीय, उदासीन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपका वो है क्षारक, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। यानी अल्कलाइन, यानी जो आपका वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों वो पानी में एक वाटर सॉफ्टनर की तरह ये काम करता है, तो ये क्षारक की तरह एक व्यवहार करता है वॉशिंग सोडा बिहेव इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वो है विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कौन सा संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो आपके पास ऑप्शन है कॉटन, ग्लाइकोजन, स्टार्च और नायलॉन। तो इसका सही आंसर है वो है नायलॉन। नायलॉन जो आपका एक दोस्तों एक कृत्रिम रेशा यानी सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके अलावा कॉटन, ग्लाइकोजन और स्टार्च ये आपके यानी प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल ये पॉलीमर है, और जो नायलॉन है आपका एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ये एक आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, है द फ्रूट बनियान, पीपल एंड मॉलवेरी आर मेनली डिस्पर्ड बाय, यानी बरगद, पीपल और शहतूत के फल किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एनिमल, यानी प्राणियों के द्वारा दोस्तों ये बरगद, पीपल और शहतूत के फल जो है आपके प्रकीर्णित यानी डिस्पर्स फैलते हैं दोस्तों। इसका एक ये मतलब हुआ कि ये इसके अगर आप देखें तो बरगद, पीपल और शहतूत के बीज जो है आपके प्राणी यानी एनिमल्स या जो आपके पक्षी हैं
वो इनके द्वारा ये खाए जाते हैं और जगह जगह फिर इनके द्वारा ये दोस्तों जो है छोड़े जाते हैं या इनके द्वारा गिर जाते हैं। तो इन्हें मतलब प्राणियों के द्वारा यानी एनिमल्स के द्वारा ये डिस्पर्स यानी प्रकीर्णित होते हैं। तो ये इन पौधों के बीज बरगद, पीपल और शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन, यानी मक्खन किस विटामिन का अच्छा एक स्रोत है। तो वो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दोस्तों। मक्खन में जो सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वो है पेस मेकर इज रिलेटेड, यानी पेस मेकर किससे संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है हृदय यानी हार्ट में ये संबंधित है दोस्तों। एक आर्टिफिशियल हार्ट पंपिंग के लिए काम करता है दोस्तों पेस मेकर। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी लोकेटेड, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी ये कहाँ स्थित है। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद दोस्तों। हैदराबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वो है हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, यानी हिमाचल प्रदेश किसके मध्य यानी किसके बीच स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इसमें हम सही ऑप्शन की मात्र बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश जो स्थित है दोस्तों 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसके जो देशांतर है वो है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी हिमाचल प्रदेश का अक्षांशों और देशांतर में जो विस्तार है दोस्तों वो आपका 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट ये हिमाचल प्रदेश का उत्तरी अक्षांशों में विस्तार है। और देशांतर विस्तार की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतर विस्तार है वो 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट, और पूर्वी देशांतर ये हिमाचल प्रदेश का जो है देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वो है हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, यानी हिमाचल प्रदेश किस वर्ष वो दोस्तों पार्ट सी यानी ग श्रेणी का राज्य बना था। तो आपके पास चार ऑप्शन है 1948, 50, 56 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है 1951 में ग श्रेणी का राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला था, पार्ट सी का राज्य। तो उससे पहले 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र हिमाचल को 1948 में बनाया गया था। उसके बाद 1951 में पार्ट सी का दर्जा दिया गया था, और 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद 1971 में हिमाचल जो है एक स्टेटहुड डे यानी पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1951, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वो है चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में चंद्रकूप झील स्थित है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी मारकंडा नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो इसका सही आंसर है आपका सिरमौर, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर दोस्तों। जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क भी जो आपका है सिरमौर में स्थित है। सो सुकेती फॉसिल पार्क जो है आपका इस मारकंडा नदी के दोस्तों किनारे स्थित है, सुकेती फॉसिल पार्क। तो मारकंडा नदी आपकी जिला सिरमौर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मुल्किया ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी मुल्किया जो ग्लेशियर है हिमनद है वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है भागा, चंद्रा, कियारदुन और कुल्लू घाटी। तो इसका सही आंसर है वो आपका भागा घाटी, लाहौल स्पीति में ये ग्लेशियर स्थित है। मुल्किया ग्लेशियर, भागा घाटी, लाहौल स्पीति, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है जमदग्नि ऋषि, परशुराम, रेणुका या इनमें से कोई नहीं। तो भुंडा उत्सव दोस्तों ये आपका परशुराम से संबंधित है। तो मैं बात करूँ तो भुंडा उत्सव ये आपका कुल्लू में ये दोस्तों ये कुल्लू के निरमंड में ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और 12 वर्ष के बाद, याद रखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 12 वर्ष में ये एक बार ये भुंडा उत्सव परशुराम से संबंधित ये उत्सव है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वह द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कन्विंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बिलासपुर के नलवारी उत्सव
का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आनंद चंद, डॉक्टर वाई एस परमार, डब्ल्यू गोल्डस्टीन या लॉर्ड एमहर्ट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा दोस्तों आपका 1889 में जो आपका बिलासपुर का जो नलवाड़ी फेयर है ये दोस्तों स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, वो है बैजनाथ इन अर्लियर टाइम्स वॉज नोन एज, यानी बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कीरग्राम। तो बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो था आपका कीरग्राम। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कहलूर ये बिलासपुर का पुराना नाम है दोस्तों। ब्रह्मपुर ये भरमौर का आपका प्राचीन ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 45, वो है हु फाउंड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी, यानी मंडी शहर की स्थापना दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो उसका सही आंसर है वो है अजबर सेन, ऑप्शन सी, अजबर सेन के द्वारा 1526 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46 है वो है मांगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार था जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कांगड़ा। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष जो है इसकी गठन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और मैं बात करूं कि जो भारतीय महिला आयोग था यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, और उसके एक साल बाद हिमाचल प्रदेश यानी राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वो है निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी, यानी निर्मंड में जो ताम्र लेख प्राप्त हुई थी वो किस शताब्दी की थी? तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेवंथ, यानी निर्मंड में जो ताम्र प्लेट है यानी तांबे का जो आपका शिलालेख मिला, ताम्र जो प्लेट मिली है वो 7वीं शताब्दी की राजा समुद्र सेन से ये संबंधित थी। निर्मंड की जो ताम्र प्लेट 7वीं शताब्दी की और राजा समुद्र सेन से ये संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वो है फिरोज शाह तुगलक बिसाइड्स द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1365 एडी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर ऑफ कांगड़ा, यानी कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले का घेरा डाला? यानी फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के जो राजा थे वो थे रूपचंद। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो आपके पास दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने वैसे 1361 में उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और 1365 में उसने कांगड़ा की ज्वालामुखी टेम्पल जो था वहाँ से वो 1300 संस्कृत की पुस्तकें जो फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था फिरोज शाह तुगलक। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक के इसमें कांगड़ा का जो राजा था वो था रूपचंद। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, वो है द बैटल ऑफ नदौन वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन लेट 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी में नदौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, मुगल्स जो थे दोस्तों मुगलों को, यानी इस युद्ध की मैं बात करूँ तो कहलूर के राजा भीमचंद को गुरु गोविंद सिंह जो थे गुरु गोविंद सिंह ने सहायता की थी, फेवर किया था कहलूर के राजा भीमचंद का इस युद्ध में। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के जो राजा थे भीमचंद के द्वारा 1691 1951 में ये कहलूर का ये युद्ध हुआ दोस्तों, नादौन का युद्ध 1651 में। तो इसमें कहलूर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था और इस युद्ध में गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता की थी, यानी फेवर उनका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वो है द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, यानी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका मशोबरा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, मशोबरा शिमला में दोस्तों पंचायती राज जो संस्थान है हिमाचल प्रदेश का स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का, वो है
टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 5 जो है आपका नेशनल पार्क हैं। उसमें से आपका फर्स्ट जो है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो आपका कुल्लू में है। दूसरा जो है पिन वैली नेशनल पार्क जो आपका लाहौल स्पीति में है। तीसरा जो आपका नेशनल पार्क है वो है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका जिला कुल्लू में है। और चौथा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सिरमौर में है। और पांचवा एक और जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका जिला कुल्लू में स्थित है। तो 5 इंद्रकिला आपका पांचवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कुल्लू में है। तो 5 वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट जो कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज को जो कि हमने आज से शुरू की। फर्स्ट ही हमारा ये इस मॉक टेस्ट सीरीज का फर्स्ट मॉक टेस्ट था। तो आई होप दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा और कंटेंट और क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों धन्यवाद।